ये तो हम सब जानते हैं, है ना, कि पौधे फोटोसिंथेसिस से मतलब सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या वे हमारी तरह सांस भी लेते हैं? आज हम पौधों के अंदर छुपी एक ऐसी ही प्रक्रिया की पड़ताल करने वाले हैं जो उनके जिंदा रहने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सूरज की रोशनी। तो सवाल है, क्या पौधे सांस लेते हैं? सुनने में कितना सीधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इतना सीधा है नहीं। देखिए, ये बात तो सही है कि पौधों के पास हमारी तरह फेफड़े तो होते नहीं, फिर भी उनकी जी हां, हर एक जीवित कोशिका को रेस्पिरेशन करने की, यानी एनर्जी के लिए सांस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात को समझ लेना अच्छा रहेगा। जब हम पौधों के रेस्पिरेशन या श्वसन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ गैसों के आने जाने से नहीं है। हमारा मतलब है उस केमिकल प्रोसेस से जो कोशिकाओं के अंदर होता है, जिससे पौधे और असल में हम सब अपने खाने से एनर्जी निकालते हैं। ये है वो असली प्रक्रिया जो जिंदगी को चलाती है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि कोशिकाएं ये सब करती ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एनर्जी के एक खास फॉर्म को बनाने में, एक ऐसा फॉर्म जिसे वे फौरन इस्तेमाल कर सकें। चलिए, इसी पूरी कहानी को जरा करीब से देखते हैं। इस एनर्जी का नाम है एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे आप सेल की रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं, या फिर समझिए कि ये सेल की करेंसी है, उसका कैश। यही वो एनर्जी है जिससे सेल अपने सारे काम करता है, चाहे उसे बढ़ना हो, खुद को रिपेयर करना हो या फिर नए सेल बनाने हो। सब कुछ इसी एटीपी से चलता है। तो खाने से एनर्जी निकालने की ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही पुरानी प्रोसेस से होती है। इतनी पुरानी कि धरती पर मौजूद लगभग हर जीव में पाई जाती है। और इस पहले कदम का नाम है ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब टूटना, यानी शुगर का टूटना। यही है एनर्जी निकालने का एंट्री गेट। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यह प्रोसेस सेल के मेन पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। ये इतनी फंडामेंटल प्रोसेस है कि शायद ये तब से मौजूद है जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन थी भी नहीं। अब ये जो प्रोसेस है, ये 4 बड़े स्टेप्स में होती है। और यहां जो चीज सच में बहुत मजेदार है वो ये कि सेल को पहले थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिजनेस शुरू करने के लिए पहले कुछ पैसा लगाना पड़ता है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जिससे बाद में बड़ा रिटर्न मिल सके। तो इस पहले दौर के आखिर में नेट प्रॉफिट क्या हुआ? सिर्फ 2 एटीपी। हाँ, बस 2। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना, लेकिन रुकिए, कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। अब जो पायरुविक एसिड बना है वो एक दोराहे पर आके खड़ा हो गया है, एक ऐसा मोड़ जहां से उसका भविष्य तय होगा। और ये भविष्य सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, और वो है ऑक्सीजन। तो यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता है बिना ऑक्सीजन के। इस पर एनर्जी बहुत कम बनती है और प्रोसेस भी अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो दूसरा रास्ता खुलता है, और इस रास्ते पर एनर्जी का एक असली खजाना इंतजार कर रहा है। तो चलिए हम ज्यादा एनर्जी वाले रास्ते पर ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली एक्शन कहां होता है। अब हमारी कहानी सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें मिलता है क्रेब्स साइकिल। इसे एक मॉलिक्यूलर राउंडअबाउट या गोल चक्कर की तरह सोच सकते हैं। यहां फ्यूल मॉलिक्यूल यानी पायरुविक एसिड को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा जाता है और उसकी सारी एनर्जी को खास मॉलिक्यूल्स में लोड कर दिया जाता है। अब देखिए, क्रेब्स साइकिल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। ये सीधे सीधे बहुत ज्यादा एटीपी नहीं बनाता। इसका असली काम तो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना और उन्हें खास मॉलिक्यूल्स NADH और FADH2 में लोड करना। आप इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी से भरी हुई टैक्सी समझ लीजिए, जो इस एनर्जी को अगले और आखिरी स्टॉप तक ले जाएंगी। तो सवाल तो बनता है कि भाई, वादा तो बड़ी संख्या में एटीपी का था, पर अब तक तो कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही बने हैं, तो बाकी की सारी एनर्जी कहाँ है? इसका जवाब छिपा है रेस्पिरेशन के आखिरी और सबसे जबरदस्त स्टेज में। और ये है वो आखिरी पड़ाव, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। इसे समझने के लिए एक पनबिजली बांध यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की कल्पना कीजिए। जैसे पानी के बहने से टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है, वैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन्स के बहने से एटीपी की जबरदस्त पैदावार होती है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, ये एक कमाल की बायोलॉजिकल असेंबली लाइन है। वो जो एनर्जी से भरी टैक्सी NADH और FADH2 आई थी,
वो यहाँ अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उतार देती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फिर एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन पर कूदते हुए आगे बढ़ते हैं और हर छलांग के साथ थोड़ी एनर्जी छोड़ते हैं। इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स को एक मेम्ब्रेन के पार पंप किया जाता है, और जब ये प्रोटॉन वापस अपनी जगह पर आते हैं तो वो एक मॉलिक्यूलर टरबाइन को घुमाते हैं जो धड़ाधड़ एटीपी बनाती हैं। और ठीक यहीं ऑक्सीजन का सबसे ज़रूरी रोल सामने आता है। ऑक्सीजन इस पूरी असेंबली लाइन के आखिर में खड़ा रहता है। इसका काम है उन थके हुए, खर्च हो चुके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना और रास्ते से हटाना। अगर ऑक्सीजन न हो तो ये पूरी लाइन जैम हो जाएगी और सब कुछ ठप पड़ जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सारी मेहनत का फल मिलने वाला है। ये है फाइनल पे ऑफ, जहां एटीपी की बम्पर फसल काटी जाएगी। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। बिना ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटीपी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगभग 38 एटीपी, एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। यही वजह है कि धरती पर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवन का विकास मुमकिन हो पाया। ये एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त छलांग थी। तो एक बार हिसाब किताब देख लेते हैं। ज़्यादातर एटीपी आखिर आते कहाँ से हैं? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये दोनों मिलकर बस शुरुआत करते हैं, कुछ 4 एटीपी बनाकर। लेकिन असली कमाई, असली जैकपॉट तो लगता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो अकेले ही लगभग 34 एटीपी बना डालता है। लेकिन जब लगता है कि एनर्जी बनाने की ये कहानी खत्म हो गई है, तो इसमें एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो पूरा रेस्पिरेशन का रास्ता है, ये सिर्फ चीज़ों को तोड़ने के लिए नहीं है। असल में इस रास्ते को एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है। इसका मतलब ये एक 2 वे स्ट्रीट है। ये न सिर्फ मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी निकालता है, बल्कि इसके बीच में बनने वाले कंपाउंड्स को सेल दूसरे ज़रूरी मॉलिक्यूल्स जैसे फैटी एसिड और एमिनो एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक तरह से सेल के मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल जंक्शन है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत गहरे सवाल पर आकर ख़त्म होती है कि एक ही रास्ता, एक ही साइकिल, एक ही समय में विनाश यानी कैटाबॉलिज्म और निर्माण यानी एनाबॉलिज्म दोनों कैसे कर सकता है। ये कुदरत की कमाल की एफिशिएंसी और खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है, जो हमें बताता है कि जिंदगी का हर एक प्रोसेस कितना गहरा और कितना जुड़ा हुआ है।